अगर हम किसी भी देश के संविधान की कल्पना करें, बिल्कुल। तो जहन में एक एक बहुत भारी भरकम और पवित्र दस्तावेज की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें हर एक बात बहुत ही बारीकी से और विस्तार में लिखी गई हो। हाँ, एकदम। और भारत का संविधान भी कुछ ऐसा ही है। हम्म। मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पूरी बुनियाद ही इसी पर टिकी है। इसके पन्ने पलटते हुए जब हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हर अनुच्छेद में राज्य चलाने के नियम और नागरिकों के अधिकार नजर आते हैं। सही कहा। प्रशासन की सारी पेचीदगियां वहां हैं। लेकिन इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही दिलचस्प मुकाम आता है। मतलब जब हम भाग 7 पे पहुंचते हैं, तो वहां कोई नियम या कानून नहीं मिलता। जी, वो पूरा का पूरा अध्याय, वो पूरा हिस्सा बिल्कुल खाली है। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। संविधान जैसी जीवंत और इतनी महत्वपूर्ण किताब में एक पूरा का पूरा खाली पन्ना होना अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये खालीपन अक्सर लोगों को चौंका देता है। आमतौर पर जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो उसमें मौजूद हैं। हाँ, जाहिर है। उन अनुच्छेदों पर जो आज हमारे जीवन को दिशा दे रहे हैं। लेकिन जो चीज मिटा दी गई है, वो ही अपनी एक बहुत गहरी कहानी कहती है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय यही खाली जगह है, जो महज एक मिटाया गया पन्ना नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के एक बहुत बड़े बदलाव का गवाह है। बिल्कुल। आज का हमारा ये गहन अध्ययन भारतीय संविधान के इसी भाग 7 और इसके इकलौते अनुच्छेद 238 के ऐतिहासिक दस्तावेजों और विश्लेषण पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि इस भाग 7 का असल वजूद क्या था। आखिर संविधान निर्माताओं ने इतनी मेहनत से इसे ड्राफ्ट क्यों किया, और फिर महज कुछ सालों बाद 1956 में इसे हमेशा हमेशा के लिए क्यों मिटा दिया गया। ये किसी आम कानून के बनने और निरस्त होने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस संक्रमण कालीन दौर की कहानी है जहां एक नव स्वतंत्र देश सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्थाओं को अपने अंदर समेटते हुए एक पूर्ण और समान लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की ओर कदम बढ़ा रहा था। अक्सर ये मान लिया जाता है कि भारत का जो नक्शा या जो प्रशासनिक ढांचा आज हम देखते हैं, वो 1950 में संविधान लागू होने के दिन से ही ऐसा था। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। बहुत अलग थी। हाँ। इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए 1950 के भारत के नक्शे पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ। आज के समय में भारत का जो स्वरूप है, जहां स्पष्ट रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है, 1950 में स्थिति इससे कोसों दूर थी। उस समय का ढांचा इतना अधिक जटिल था कि उसे एक नजर में समझना भी काफी मुश्किल काम था। तो उस वक्त राज्यों का क्या स्वरूप था? जब संविधान लागू हुआ तो पूरे देश को एक समान राज्यों में नहीं बांटा गया था, बल्कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को 4 अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया था। 4 अलग-अलग श्रेणियां? हाँ, इन्हें भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ कहा जाता था। ये 4 श्रेणी में वाला वर्गीकरण ही अपने आप में उस समय की राजनीतिक विडंबना को दर्शाता है। मतलब आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत के भीतर राज्यों के दर्जे अलग-अलग हों। बिल्कुल। और अगर हम उस दौर के भाग क की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से वो बड़े प्रांत शामिल थे जिन पर पहले सीधे ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था। जैसे बॉम्बे या मद्रास प्रेसिडेंसी। सही कहा। वहां पहले से ही एक तरह का प्रशासनिक ढांचा तैयार था। इसी तरह भाग ग में मुख्य आयुक्तों वाले छोटे क्षेत्र थे और भाग घ तो केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक सीमित था। लेकिन हमारी आज की चर्चा के लिए जो श्रेणी सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है भाग ख। जी, यही वो श्रेणी है जिसके लिए संविधान का भाग 7 विशेष रूप से लिखा गया था। इस भाग ख की अहमियत इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें कोई आम ब्रिटिश प्रांत नहीं थे। इस श्रेणी में भारत की पूर्ववर्ती देसी रियासतें शामिल थीं। देशी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, आजादी के वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं थी, बल्कि उन सैकड़ों रियासतों को भारतीय संघ के ढांचे में एकीकृत करना था, जहां सदियों से राजाओं, महाराजाओं और नवाबों का राज चलता आ रहा था। और इन रियासतों की अपनी अलग प्रशासनिक शैली थी, अपने कानून थे और अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान थी। इन्हें रातों रात एक आधुनिक लोकतांत्रिक सांचे में नहीं ढाला जा सकता था। बिल्कुल नहीं ढाला जा सकता था। इसलिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये भाग 7 तैयार किया गया था।
ये शुरुआत से ही तय था कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है। एक तरह का पुल। एकदम सही, एक ऐसा पुल जो इन रियासतों को राजशाही से निकालकर धीरे धीरे लोकतंत्र की मुख्य धारा में लाएगा। उस दौर की तस्वीर को और साफ करने के लिए अगर हम संविधान की पहली अनुसूची में दर्ज भाग ख के राज्यों के नाम देखें तो हमें इन रियासतों के विशाल आकार का अंदाजा होता है। इसमें हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसी विशाल रियासतें थीं। पेप्सू कहा जाता था, वो भी इसी भाग ख का हिस्सा था। मतलब इन नामों पर गौर करने से ही समझ आ जाता है कि ये भारत के एक बहुत बड़े भौगोलिक और सांस्कृतिक हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इतने बड़े भूभाग पर शासन करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती ये थी कि इन रियासतों को भारत का हिस्सा तो बना लिया गया था, हाँ, लेकिन वहां का प्रशासन रातों रात आम राज्यों की तरह नहीं चलाया जा सकता था। वहां के शासकों के साथ जो संधियां और समझौते हुए थे, उनका भी सम्मान करना था। और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों को भी धीरे धीरे स्थापित करना था। इसीलिए संविधान में भाग 7 को जगह दी गई, ताकि एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार हो सके। चलिए अब इसके सबसे दिलचस्प पहलू को समझते हैं। अनुच्छेद 238। बिल्कुल, संविधान का अनुच्छेद 238, जो कि भाग 7 का इकलौता और सबसे अहम अनुच्छेद था। यह अनुच्छेद साफ तौर पर यह निर्देश देता था कि संविधान का भाग 6, जो कि राज्यों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है, वो इन भाग ख की देशी रियासतों पर भी लागू होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। हाँ, शर्त यह थी कि ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। और यहीं पर आकर हमें एक नवनिर्मित लोकतंत्र और पुरानी राजशाही के बीच का सीधा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। इस टकराव का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण प्रशासन के शीर्ष पद पर देखने को मिलता है। अगर हम भाग क के सामान्य राज्यों की बात करें, तो वहां राज्य का संवैधानिक प्रमुख एक राज्यपाल होता था, जिसे एक तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया जाता था। बिल्कुल, और जिसका एक निश्चित कार्यकाल होता था। लेकिन अनुच्छेद 238 ने भाग ख के राज्यों के लिए एक बिल्कुल अलग ही व्यवस्था कायम कर दी। इन राज्यों में राज्यपाल का पद था ही नहीं। तो फिर राज्य का प्रमुख कौन होता था? राज्य के प्रमुख को राज प्रमुख का नाम दिया गया। राज प्रमुख, ये शब्द ही राज दरबारों और पुराने शासनों की याद दिलाता है। सुनने वालों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं था, बल्कि इसके पीछे की पूरी अवधारणा लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों से काफी अलग थी। बहुत अलग थी। एक तरफ हम एक ऐसा संविधान बना रहे थे जो हर नागरिक को समान मानता है, और दूसरी तरफ देश के एक बड़े हिस्से में राज्य का प्रमुख कोई नियुक्त व्यक्ति नहीं था। इस पद की प्रकृति ही उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी को बयां करती है। मैं आपको बता रही हूँ, राज प्रमुख का पद आमतौर पर उन पूर्ववर्ती महाराजाओं या शासकों के लिए ही आरक्षित था जिन्होंने अपनी रियासतों का भारत में विलय किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये पद वंशानुगत हो सकता था या फिर इसे जीवन पर्यंत मान्यता दी गई थी। बिल्कुल, एक आधुनिक गणराज्य के भीतर ये एक बहुत बड़ा वैचारिक विरोधाभास था। गणतंत्र का मूल विचार यह है कि सत्ता का कोई भी पद जन के आधार पर तय नहीं होगा, बल्कि जनता के प्रतिनिधित्व या योग्यता पर आधारित होगा। लेकिन नवस्वतंत्र भारत के इस हिस्से में पुरानी राजशाही को एक संवैधानिक जामा पहनाकर बरकरार रखा गया था। यह विरोधाभास बहुत लंबे समय तक नहीं छिप सकता था। एक ही देश में दो अलग अलग तरह के नागरिकों का निर्माण हो रहा था। एक वो जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक राज्यों में रह रहे थे, और दूसरे वो जिन पर अभी भी राज प्रमुखों का प्रतीकात्मक ही सही लेकिन एक विशेष प्रभाव था। ऐसे में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि यह व्यवस्था, जिसे इतनी मेहनत से तैयार किया गया था, वो महज 6 साल के भीतर ही पूरी तरह से क्यों ढह गई? हाँ, इस पूरे भाग 7 को संविधान से हटाने की इतनी बड़ी आवश्यकता क्यों महसूस होने लगी? इस व्यवस्था के विफल होने के पीछे कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के विश्लेषण से ये बात उभर कर आती है कि जमीनी स्तर पर 4 मुख्य ऐसी व्यावहारिक और सैद्धांतिक चुनौतियां एक साथ खड़ी हो गई थीं, जिन्होंने इस व्यवस्था को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया था। वो 4 कारण क्या थे? सबसे पहला और बड़ा कारण था प्रशासनिक जटिलता। प्रशासनिक जटिलताओं का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश को A, B, C और D जैसी 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया गया था। केंद्र सरकार को नीतियां बनाते समय हर श्रेणी के राज्य के साथ अलग तरह से व्यवहार करना पड़ता था। एकदम सही। भाग क के राज्यों में जहां प्रशासन की एक स्थापित ब्रिटिश शैली काम कर रही थी, वहीं भाग ख के राज्यों में
पुराने राजशाही तंत्र के अधिकारी और उनकी अपनी अलग कार्यप्रणाली हावी थी। एक ही राष्ट्र के भीतर प्रशासन के इतने सारे अलग अलग स्तर होना किसी भी देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध बन रहा था। दूसरा बड़ा कारण था लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन। समानता का सिद्धांत संविधान की आत्मा है। राज प्रमुख का जो पद था वो जन्म और वंश पर आधारित था। लोगों की ये बात खटकने लगी थी कि एक आजाद और लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जीवन भर के लिए राज्य का प्रमुख कैसे माना जा सकता है क्योंकि वो किसी शाही परिवार में पैदा हुआ है। यह पुरानी सामंती व्यवस्था का वो अवशेष था जो नए भारत की सोच के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। और तीसरा कारण था एक समान शासन व्यवस्था की आवश्यकता। भारत जैसी विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश को अगर एक सूत्र में बांधना था तो पूरे देश में एक तरह का कानून और न्याय व्यवस्था होना बहुत जरूरी था। जब तक कुछ राज्यों को राज प्रमुख के अधीन विशेष दर्जा मिला हुआ था, तब तक पूरे देश में प्रशासनिक एकरूपता लाना असंभव था। कोई भी संघीय ढांचा तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसके सभी घटक राज्य संविधान के नजरिए से समान पायदान पर खड़े ना हो। और इन सब के बीच एक चौथा और सबसे शक्तिशाली कारण भी था, भाषाई मांग। बिल्कुल। इन सब सैद्धांतिक और प्रशासनिक उलझनों के बीच एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया जिसने इस पूरी व्यवस्था की जड़ों को ही हिलाकर रख दिया। वो था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। आजादी के कुछ साल बाद ही विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिमी भारत में ये मांग बहुत तेज हो गई कि राज्यों की सीमाएं वहां बोली जाने वाली भाषा और संस्कृति के आधार पर तय होनी चाहिए। इस जन आंदोलन का दबाव इतना अधिक था कि पुराने ऐतिहासिक वर्गीकरण को बनाए रखना असंभव हो गया। भाषाई पुनर्गठन की ये मांग वाकई में वो अंतिम प्रहार था जिसने भाग 7 की उपयोगिता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जब भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की बात आई तो ये देखा गया कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग भाग क के किसी राज्य में भी रह रहे हैं और भाग ख के किसी पूर्व रियासत में भी। तो अगर एक नया भाषाई राज्य बनाना है तो पुराने राजाओं द्वारा खींची गई उन रियासतों की सीमाओं को मिटाना ही पड़ेगा। और जब रियासतों की सीमाएं ही नहीं बचेंगी जी, तो उन्हें भाग खा में रखने का या उनके लिए राज प्रमुख बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसी उथल-पुथल और बढ़ती मांगों के बीच एकीकरण के सबसे ऐतिहासिक मोड़ की शुरुआत होती है। 1950 का वो जटिल और कई परतों वाला नक्शा अब अपना आकार बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इस पूरी प्रक्रिया को एक तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। जी, इस आयोग ने देश भर की स्थिति का बहुत गहराई से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्यों के बीच जो ये ABCD का वर्ग भेद है, ये देश की एकता के लिए हानिकारक है। आयोग ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की कि इन श्रेणियों को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए और भारत के राजनीतिक मानचित्र को नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए। फजल अली आयोग की इन्हीं सिफारिशों ने 1956 के उस ऐतिहासिक बदलाव की जमीन तैयार की। इन सिफारिशों को कानूनी रूप देने के लिए संसद में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया। यह संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसने न केवल राज्यों की सीमाओं को फिर से खींचा, बल्कि शासन व्यवस्था में उस एकरूपता को स्थापित किया जिसकी तलाश 1950 से हो रही थी। और इसी 7वें संशोधन के जरिए वो ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा केंद्रित है। संविधान के भाग 7 और अनुच्छेद 238 को पूरी तरह से हटा देना। 1 नवंबर 1956 भारतीय संघीय व्यवस्था के इतिहास में ये तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन भाग 7 का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। इस तारीख के बाद से भाग 7 और अनुच्छेद 238 संविधान का सक्रिय हिस्सा नहीं रहे। और जमीनी स्तर पर इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो ये था कि राज प्रमुख के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। नव स्वतंत्र भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब शासन के शीर्ष पर किसी भी तरह की राजशाही या वंशानुगत पद की कोई जगह नहीं है। इस एक फैसले का असर ये हुआ कि भारत के नक्शे से वो कृत्रिम दीवार हमेशा के लिए ढह गई जो प्रांतों और रियासतों को अलग करती थी। मैसूर, हैदराबाद और राजस्थान जैसी विशाल और ऐतिहासिक रियासतें अब बाकी राज्यों की तरह ही सामान्य राज्य बन गईं। वहां भी राज प्रमुख की जगह राज्यपालों की नियुक्ति होने लगी। कई छोटी रियासतों का उनके पड़ोसी राज्यों में विलय कर दिया गया। 1950 की वो सारी जटिलता, जहां राज्यों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर देखा जाता था,
वो 1956 में पूरी तरह से एक सरल और स्पष्ट व्यवस्था में बदल गई। उस 7वें संशोधन ने भारत के मानचित्र को केवल 2 श्रेणियों में समेट दिया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये वो सफलता थी जिसने ये सुनिश्चित किया कि जो रियासतें कभी अपना स्वतंत्र और अलग वजूद रखती थीं, वे अब आधुनिक और समान दर्जे वाले राज्यों के रूप में भारतीय संघ का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएं। अगर आज कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान की किताब को खोलकर पढ़े, तो यह ऐतिहासिक बदलाव बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप भाग 6 में राज्यों के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जब पन्ना पलटते हैं, तो वहां केवल यह लिखा मिलता है, भाग 7 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित। केवल एक खाली जगह है, एक ऐतिहासिक फुटनोट जिसका वर्तमान व्यवस्था में कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। लेकिन इस खाली जगह को अगर हम एक व्यापक नजरिए से देखें, अगर इसे भारत के राजनीतिक विकास की बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर समझें, तो ये महज एक निरस्त किया गया कानून नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये भारतीय संघवाद के विकास की एक बहुत बड़ी विजय का प्रतीक है। इस पूरी यात्रा से मुख्य रूप से 3 बड़े और दूरगामी परिणाम निकलकर सामने आते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव को मजबूत किया। पहला परिणाम क्या था? पहला बड़ा परिणाम ये था कि राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया आजादी के समय शुरू हुई थी, भाग 7 के हटने के साथ वो अपने अंतिम और निर्णायक चरण तक पहुंच गई। ये एकीकरण बहुत जरूरी था, और इसके साथ ही जो दूसरा बड़ा परिणाम सामने आया, वो समानता के सिद्धांत की स्थापना थी। इस बदलाव ने पूरी दुनिया के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत का कोई भी राज्य अब विशेष या शाही नहीं है। ना कोई राजघराना रहा हो या कोई नया बना हुआ राज्य, संविधान की नजर में सभी राज्य बिल्कुल एक समान दर्जे पर आ गए। और तीसरा परिणाम? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि इस पूरी प्रक्रिया ने उस आधुनिक संघीय ढांचे की आधारशिला रखी जिसे आज हम काम करते हुए देखते हैं। अगर राज्यों के बीच वो पुराना वर्ग भेद बना रहता, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो स्पष्ट बंटवारा आज मौजूद है, वो कभी ठीक से काम नहीं कर पाता। इस पूरी विस्तृत चर्चा से एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि भाग 7 या अनुच्छेद 238 कोई कानूनी गलती नहीं थी जिसे बाद में सुधारा गया हो, बल्कि वे उस वक्त के हालात की मांग थे। बिल्कुल सही। जब देश आजाद हुआ तो एक तरफ सदियों पुरानी रियासतें थीं और दूसरी तरफ एक नया आधुनिक लोकतंत्र आकार ले रहा था। इन दोनों के बीच सीधे टकराव से बचने के लिए एक पुल की जरूरत थी। और भाग 7 की वो संक्रमणकालीन व्यवस्था उसी पुल का काम कर रही थी। ये संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि कुछ व्यवस्थाएं समय के साथ बदलनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा लचीला ढांचा तैयार किया जो आजादी के तुरंत बाद की जटिलताओं को संभाल सके। और समय आने पर जब देश एक समान लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तैयार हो जाए, तो पुरानी व्यवस्था को पीछे छोड़ने की गुंजाइश भी दे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में वंशानुगत शासन के लिए कोई जगह न बचे। संविधान का ये खाली भाग 7 आज हमारे लिए इस बात का एक बहुत बड़ा और जीता जागता प्रमाण है कि कैसे एक राष्ट्र ने अपनी ऐतिहासिक जटिलताओं और राजशाही की सदियों पुरानी जंजीरों को बड़ी ही समझदारी से पीछे छोड़ा और समानता का रास्ता चुना। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सुनने वालों के लिए अंत में ये एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जरा अपने आसपास और आज की दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर गौर करें। बिल्कुल। क्या आज भी हमारे आधुनिक लोकतंत्रों में या हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी नीतियां या कानून काम कर रहे हैं जिन्हें आज हम परिस्थितियों की मजबूरी या तत्कालीन जरूरत मानकर ढो रहे हैं? सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की पीढ़ियां जब कई दशकों बाद इन व्यवस्थाओं को मुड़कर देखेंगी, तो क्या वे भी उनके लिए संविधान के इस भाग 7 की तरह महज एक अजीब और गरीब ऐतिहासिक फुटनोट बनकर रह जाएंगी? ये एक बहुत ही अहम और प्रासंगिक नजरिया है। समय के साथ समाज की ज़रूरतें और लोकतांत्रिक परिपक्वता बढ़ती है और उसी के साथ हमारे कानून और व्यवस्थाएं भी अपना आकार बदलती हैं। ये इतिहास का वो खाली पन्ना है जो हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र निरंतर विकास की एक प्रक्रिया है, जहां जो आज जरूरी है कल वो इतिहास बन सकता है। और इसी विचार के साथ संविधान के इस खाली पन्ने और इसके पीछे छिपे उस पूरे ऐतिहासिक संघर्ष को समझने की हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है इस गहन अध्ययन ने इतिहास के इस बेहद महत्वपूर्ण हिस्से को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया होगा। बिल्कुल। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शिक्षा दर्पण अकेडमी के आज के इस डीप ड्राइव में आप सभी का स्वागत है।
आज का हमारा इस सत्र बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करें जिसे अक्सर लोग थोड़ा जटिल मान लेते हैं। सही कहा। तो आज हम संविधान के भाग 8 यानी संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने संविधान के भाग 1 से लेके भाग 6 तक की चर्चा पिछले सेशंस में कर ली है। तो जो छात्र हमारे साथ नए जुड़े हैं या जिन्होंने वे नोट्स नहीं देखे हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पिछले वीडियो को जरूर देख लें। हाँ, क्योंकि आज की हमारी ये चर्चा उन 3 भागों की सीरीज का दूसरा हिस्सा है। मतलब भाग 7, 8 और 9 वाली जो हमारी सीरीज है, आज हम उसके दूसरे पड़ाव पर हैं। और आज का हमारा मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि इन संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, उनका प्रशासनिक ढांचा आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। और जो छात्र इस वक्त नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए हम गति को थोड़ा धीमा और स्पष्ट रखेंगे। तो जब हम भारत के शासन की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री और राज्यों की राजधानियों में बैठे मुख्यमंत्री। हाँ, ऐसा लगता है कि पूरे देश की सत्ता बस इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच बंटी हुई है। लेकिन हमारे इस संघीय ढांचे में एक बहुत ही दिलचस्प ग्रे एरिया भी है। एक ऐसा बीच का रास्ता जहां सत्ता के समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक कहा। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारे सामने जो पहली स्लाइड है, उस पर अनुच्छेद 239 का जिक्र है। स्लाइड पर लिखा है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। देखिए, संघीय ढांचे पर जब भी चर्चा होती है, सारा ध्यान केंद्र और राज्यों पर सिमट जाता है। लोग इस भाग 8 को एक फुटनोट मान लेते हैं, लेकिन ये हिस्सा केंद्र और इन संघीय इकाइयों के बीच के एक बहुत ही अद्वितीय संबंध को सामने लाता है। और अक्सर ये सवाल मन में आता है कि जब देश में पहले से ही राज्यों की एक स्पष्ट व्यवस्था थी, जहां चुनी हुई सरकारें काम कर रही थी, तो फिर कुछ हिस्सों को अलग निकालकर सीधे केंद्र के अधीन रखने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे कोई एक सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो राजनीतिक कारण, प्रशासनिक जरूरतें, सांस्कृतिक विशिष्टता और सामरिक महत्व, इन सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। जैसे अंडमान और निकोबार या लक्षद्वीप की बात करें। बिल्कुल। भौगोलिक रूप से वे मुख्य भूमि से बहुत दूर हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। और पुडुचेरी में फ्रांसीसी प्रभाव के कारण एक अलग संस्कृति थी। हाँ, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी था। इसलिए राष्ट्रीय हित में यह तय किया गया कि इन क्षेत्रों पर सीधा केंद्रीय नियंत्रण रखा जाए। तो जो छात्र परीक्षा की दृष्टि से इसे समझ रहे हैं, उनके लिए मैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बीच के अंतर को थोड़ा और साफ कर देता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो राज्य उस कंपनी की फ्रेंचाइजी की तरह है। वहां पूर्ण स्वायत्तता होती है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्य सरकार अपने फैसले खुद लेती है। और दूसरी तरफ संघ राज्य क्षेत्र उसी कंपनी के डायरेक्ट आउटलेट की तरह है। बिल्कुल, वहां कोई स्वायत्तता नहीं है, बल्कि केंद्र का सीधा नियंत्रण है। और इसी नियंत्रण की नींव हमारी स्लाइड में लिखे अनुच्छेद 239 में है, जो साफ कहता है कि प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति हर जगह जाकर फाइलें तो नहीं देख सकते। तो वे एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पेच फंसता है। क्या ये प्रशासक और किसी राज्य का राज्यपाल एक ही सिक्के के 2 पहलू नहीं हैं? बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है दोनों में। इस प्रशासक को कहीं उपराज्यपाल कहा जाता है, कहीं मुख्य आयुक्त, लेकिन पदनाम चाहे जो हो, यह व्यक्ति राज्य के राज्यपाल की तरह संवैधानिक प्रमुख नहीं होता। तो फिर क्या होता है? यह सीधे तौर पर राष्ट्रपति का अभिकर्ता, या सरल भाषा में कहें तो उनका एजेंट होता है। लेकिन क्या ये बात थोड़ी खटकने वाली नहीं है? एक एजेंट जो सिर्फ केंद्र के इशारों पर काम कर रहा है, क्या ये वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है? शुरुआत में यह अलोकतांत्रिक लग सकता है, लेकिन याद रखिए, ये क्षेत्र सामरिक या सुरक्षा कारणों से बनाए गए थे और इसी को पुख्ता करने के लिए अनुच्छेद 239 में एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है, तब क्या होता है? तब वह राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होता। वह स्वतंत्र रूप से फैसला लेता है ताकि संवेदनशील क्षेत्र का प्रशासन स्थानीय राजनीति से अप्रभावित रहे। लेकिन यहाँ पर बात एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है।
हमारी अगली स्लाइड अनुच्छेद 239 क के बारे में है। यहाँ लिखा है कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन कर सकती है, और यही वो प्रावधान है जो इस सख्त व्यवस्था में लोकतंत्र का तड़का लगाता है। पुडुचेरी इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। इसका मूल विचार यही है कि स्थानीय स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है, जहां केंद्र सरकार अपना समग्र नियंत्रण रखती है, लेकिन रोजमर्रा के स्थानीय मुद्दों में वहां के लोगों को शामिल करती है। लेकिन जब हम इस हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं तो एक व्यावहारिक अड़चन सामने आती है। हमारी अगली स्लाइड इसी बारे में है। अनुच्छेद 239 ख, विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। मतलब जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। हाँ, राज्यों में तो राज्यपाल तुरंत अध्यादेश जारी कर देते हैं। क्या यहाँ भी ऐसी कोई फुर्तीली व्यवस्था है? बिल्कुल है। अनुच्छेद 239 ख प्रशासक को ये शक्ति देता है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश। सही कहा। प्रशासक अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, उसे हर हाल में राष्ट्रपति के पूर्व निर्देशों की आवश्यकता होती है। तो ये जो पूर्व निर्देश वाली शर्त है, ये कानून तो स्थानीय स्तर के लिए बना रही है, लेकिन उसकी चाबी अभी भी दिल्ली के पास ही रखती है। हाँ, लेकिन एक बार अध्यादेश जारी हो जाए तो उसका प्रभाव बिल्कुल विधानसभा द्वारा पास किए गए कानून जैसा ही होता है। ये सच में प्रशासनिक चपलता और कड़े नियंत्रण का बेहतरीन संतुलन है। अब हम अपने अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला हिस्सा है। अनुच्छेद 239 क, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। हाँ, स्लाइड पर लिखा है कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, और यहाँ के प्रशासक को विशेष रूप से उप राज्यपाल का पदनाम दिया गया। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो दिल्ली की स्थिति सबसे उलझी हुई पाई है। एक तरफ ये विशाल महानगर है जहां करोड़ों लोग रहते हैं, जिन्हें अपनी सरकार चुनने का हक है, और दूसरी तरफ ये देश की राजधानी है। यहाँ संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, दूतावास है। इसलिए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्र का नियंत्रण जरूरी है, और इसी द्वंद्व को सुलझाने के लिए ये विशेष अनुच्छेद लाया गया। इसके तहत दिल्ली के लिए एक प्रत्यक्ष चुनाव वाली विधानसभा की व्यवस्था की गई, और एक मंत्रिपरिषद भी है। लेकिन स्लाइड में एक दिलचस्प आंकड़ा है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि सामान्य राज्यों में ये 15% तक होती है। इसके बावजूद सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। तो कागज पर सब बहुत संतुलित लगता है, लेकिन असली टकराव शक्तियों के बंटवारे में छिपा है। बिल्कुल। हमारी स्लाइड स्पष्ट रूप से 3 बड़े अपवादों का जिक्र करती है। दिल्ली विधानसभा राज्य और संवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, सिवाय 3 विषयों के: लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। और यही वो बिंदु है जहां सारा पेच फंसता है। इन 3 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। अगर हम इसके पीछे की मंशा समझें तो राजधानी की पुलिस और बेशकीमती जमीन का प्रबंधन सीधे राष्ट्रीय सरकार के हाथ में होना कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद जरूरी था। कल्पना कीजिए, अगर राजधानी की पुलिस किसी स्थानीय सरकार के अधीन हो और राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा का मामला हो, तो बहुत असहज स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ये तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसी वजह से हम आए दिन उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच अधिकारों की खींचतान नहीं देखते? देखिए, ये घर्षण कोई खराबी नहीं है, ये इस डिजाइन में ही इनबिल्ट है। और अगर ये घर्षण इतना बढ़ जाए कि प्रशासन चलाना ही असंभव हो जाए, तब क्या होगा? इसके लिए हमारी अगली स्लाइड में एक सेफ्टी वाल्व है। अनुच्छेद 239 क, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। मतलब यदि उपराज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजें कि प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति के पास एक बहुत ही अचूक शक्ति आ जाती है। वे एक आदेश जारी करके अनुच्छेद 239 क के किसी भी प्रावधान को तत्काल निलंबित कर सकते हैं, जिसे हम आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इससे सारी शक्तियां सीधे राष्ट्रपति के पास लौट आती हैं, ताकि राजधानी में कभी प्रशासनिक शून्यता ना आए। बिल्कुल। अब दिल्ली के इस जटिल मॉडल से बाहर निकलकर हम भारत के कुछ अन्य हिस्सों की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 240 स्लाइड पर लिखा है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप,
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी। ये शक्ति शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की है। पहली नजर में ये सामान्य लगता है, लेकिन जब हम इन नियमों की कानूनी ताकत देखते हैं तो असल हैरानी होती है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर संसद द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च होता है। लेकिन अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए ये नियम इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे संसद के किसी अधिनियम को भी निरसित या संशोधित कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी और असाधारण विधायी शक्ति है। तो ऐसा क्यों किया गया? संसद को सर्वोपरि क्यों नहीं रखा गया? इसका जवाब उसी लचीलेपन में है। संविधान समझता है कि मुख्य भूमि के लिए बनाए गए कानून शायद दूरदराज के द्वीपों या आदिवासी क्षेत्रों की जरूरतों के लिए उपयुक्त ना हो। वहां सुशासन के लिए एक सीधा और प्रभावी नजरिया चाहिए। अब न्यायपालिका की बात कर लेते हैं। हमारी अगली स्लाइड अनुच्छेद 241 पर है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। किसी भी ढांचे की सफलता इस पर निर्भर है कि न्याय तक पहुंच कितनी आसान है। तो संसद कानून बनाकर किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग उच्च न्यायालय बना सकती है, जैसे दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। लेकिन हर छोटे क्षेत्र के लिए अलग न्यायालय बनाना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए संसद किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय का विस्तार वहां तक कर सकती है, जैसे चंडीगढ़ के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, और लक्षद्वीप के लिए केरल उच्च न्यायालय। ये एक बहुत ही स्मार्ट और सोची समझी व्यवस्था है। अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर आते हैं, जो इतिहास का एक पन्ना है, अनुच्छेद 242। हालांकि यह अनुच्छेद अब निरसित हो चुका है। हाँ, इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ये मूल रूप से कुर्ग के प्रशासन से जुड़ा था। आजादी के बाद कुर्ग एक भाग सी राज्य था, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय इसे कर्नाटक में एकीकृत कर दिया गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत का मानचित्र और प्रशासनिक ढांचा लगातार कैसे विकसित हुआ है। बिल्कुल। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का असल में क्या मतलब निकलता है? हमने अनुच्छेद 239 से शुरुआत की, दिल्ली का मॉडल देखा, राष्ट्रपति की असाधारण शक्तियां देखी। निचोड़ यह है कि हमारे संविधान का भाग 8 कोई कठोर ढांचा नहीं है, बल्कि एक बेहद लचीला तंत्र है। और ये लचीलापन सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, जिसने साबित कर दिया कि ये ढांचा राष्ट्रीय अखंडता और प्रशासन के लिए आज भी कितना प्रासंगिक है। इस पूरी चर्चा के बाद छात्रों और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। भारत जैसे विशाल देश में जहां परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं, क्या भविष्य में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच की यह प्रशासनिक रेखा और धुंधली हो जाएगी? या फिर सामरिक और तकनीकी सुरक्षा के नए युग में विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्र का ये एकात्मक नियंत्रण और भी अधिक मजबूत होता जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के प्रशासनिक स्वरूप को नया आकार दे सकता है। खैर, इसी गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के नोट सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग यानी भाग 9 में हम पंचायतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए शिक्षा दर्पण एकेडमी के साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार। नमस्कार। शिक्षा दर्पण एकेडमी की इस नई और विशेष गहन चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सच में आज के विषय को लेकर काफी उत्साहित हूँ। और उत्साह होना भी चाहिए। आज का विषय ही कुछ ऐसा है जो हमारे देश की असल धड़कन से जुड़ा है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे नियमित श्रोता जानते हैं, हमने अपनी इस सीरीज में संविधान के भाग 1 से लेकर भाग 6 तक का सफर पहले ही तय कर लिया है। अगर आपने हमारे वो पिछले डिस्कशंस नहीं सुने हैं तो उन्हें जरूर सुनिएगा। हाँ, वो आपको आज की चर्चा का पूरा बैकग्राउंड समझने में बहुत मदद करेंगे। एकदम सही। और आज की हमारी यह चर्चा इस विशेष 3 भागों वाली सीरीज यानी भाग 7, 8 और 9 का अंतिम और तीसरा हिस्सा है। आज हम मुख्य रूप से भाग 9 पर अपना पूरा फोकस रखेंगे। भाग 9, जिसे हम सरल भाषा में पंचायतें कहते हैं। जी, पंचायतें। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कुछ बेहद विस्तृत नोट्स और प्रेजेंटेशन शामिल हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज्य का सपना था, वो महज एक आदर्श विचार से निकलकर 1992 के 73वें संविधान संशोधन के जरिए एक अनिवार्य और जमीनी हकीकत कैसे बन गया। देखिए, ये विषय इसलिए भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम आम तौर पर लोकतंत्र की बात करते हैं ना,
तो हमारा ध्यान सिर्फ संसद भवन या राज्यों की विधानसभाओं तक ही सीमित रह जाता है। हाँ, मतलब दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक। बिल्कुल, लेकिन संविधान का ये जो भाग 9 है, ये सही मायनों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। मतलब सत्ता को किसी एक जगह या एक शहर में केंद्रित रखने के बजाय उसे एकदम निचले स्तर तक बांटना, सत्ता उस इंसान के हाथों में सौंपना जो उस गांव में रह रहा है। ये बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। लेकिन 1992 से पहले भी तो पंचायतें हुआ करती थी, है ना? असल में 1992 से पहले ऐसा नहीं था कि पंचायतें बिल्कुल नहीं थीं। वो थीं, लेकिन वे पूरी तरह से राज्य सरकारों की दया और उनकी इच्छा पर निर्भर करती थीं। अच्छा, मतलब जब राज्य सरकार का मन किया तब पंचायत चुनाव करवा लिए, और जब नहीं चाहा तो चुनाव टाल दिए? एकदम सही पकड़ा आपने। राज्य सरकारें पंचायतें भंग कर देती थीं और फिर सालों साल चुनाव ही नहीं होते थे। लेकिन 73वें संशोधन ने पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसका मतलब अब ये कोई विकल्प नहीं रह गया? बिल्कुल नहीं, अब ये एक अनिवार्य कानून है। भारत में पंचायतें बनाना अब संविधान की नजर में एक बाध्यता है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था, और इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ने पर एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, और सच कहूं तो मेरा एक आहा मोमेंट था, वो है ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट। हाँ, ग्राम सभा तो इस पूरे ढांचे की आत्मा है। असल में जब हम पंचायत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर बनती है, गांव के कुछ थोड़े से बुजुर्ग या 5-7 चुने हुए लोग जो किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फैसले ले रहे हैं। जो कि एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ग्राम सभा की जो असली संवैधानिक परिभाषा है, वो इस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। तो फिर असल में ये ग्राम सभा है क्या? इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्राम सभा सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई छोटा सा समूह बिल्कुल नहीं है। यह वास्तव में उस गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक विशाल संस्था है। सभी पंजीकृत मतदाता? मतलब उस गांव का हर वो इंसान जिसका नाम वोटर लिस्ट में है? जी हाँ, चाहे वो 21 साल का कोई युवा हो या 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, अगर आपका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो आप खुद ब खुद ग्राम सभा के स्थायी सदस्य बन जाते हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा विचार है। अगर हम इसे बड़ी परिदृश्य में देखें तो ये पूरे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा और एकमात्र उदाहरण है। बिल्कुल। आप स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात सुनते हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में इसे इतने बड़े पैमाने पर लागू करना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब गांव के विकास के फैसले अब कोई दूर दफ्तर में बैठा अधिकारी नहीं ले रहा। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर खुद तय कर रहे हैं कि गांव की सड़क कहां से बनेगी या पानी की निकासी कैसे होगी। प्रशासन वातानुकूलित दफ्तर से निकलकर चौपाल पर आ गया है। और यही इस भाग 9 की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब जब हमने ग्राम सभा रूपी इस मजबूत नींव को समझ लिया है, तो हमें इसके ऊपर बने शासन के ढांचे को भी समझना होगा। हाँ, जिसे हम त्रिस्तरीय शासन संरचना या 3 tier सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल, ये एक पिरामिड की तरह काम करता है। सबसे नीचे जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद काम करती हैं। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही व्यवहारिक अपवाद भी दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये 3 स्तर का पिरामिड हर जगह एक जैसा नहीं है। हाँ, संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई थी। जिन राज्यों की कुल जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनके लिए ये बीच वाला स्तर यानी मध्यवर्ती स्तर बनाना अनिवार्य नहीं है। तो वो राज्य सीधे ग्राम स्तर और जिला स्तर के साथ अपना काम चला सकते हैं? एकदम सही। छोटे राज्यों में बेवजह प्रशासन की एक और परत बनाकर सिर्फ खर्चा और लालफीताशाही बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और सबसे अहम बात यह है कि इन सभी स्तरों पर जो भी सदस्य चुने जाएंगे वे सीधे जनता के मतदान से चुने जाएंगे। कोई किसी को मनमाने तरीके से मनोनीत नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे भाग 9 का एक ऐसा पहलू है जो इसे सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार से कहीं आगे ले जाता है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव का हथियार है। आप सामाजिक न्याय और आरक्षण वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? जी। अनुच्छेद 243 डी के तहत अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए पंचायतों के हर स्तर पर आरक्षण अनिवार्य किया गया है। और ये आरक्षण कोई ऐसा वैसा रैंडम नंबर नहीं है। दस्तावेजों में साफ लिखा है कि इसे उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय किया गया है। जिस इलाके में जिस वर्ग की जितनी आबादी होगी उसी हिसाब से उनकी सीटें आरक्षित होंगी। और इसमें एक बहुत ही शानदार व्यवस्था जोड़ी गई है,
चक्रानुक्रम या रोटेशन सिस्टम। मतलब आरक्षित सीटें हमेशा एक ही चुनाव क्षेत्र में फिक्स नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, वे हर चुनाव में बदलती रहती हैं। इससे होता यह है कि पूरे जिले के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हाशिए के लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलता है। कोई एक खास इलाका हमेशा के लिए आरक्षित या अनारक्षित नहीं रहता। इससे सत्ता के केंद्रीकरण पर भी रोक लगती होगी। एकदम। और यहाँ आकर ये ढांचा और भी ज्यादा क्रांतिकारी हो जाता है, खासकर जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हाँ, महिला सशक्तिकरण अक्सर सिर्फ कागजी बातें लगती हैं, लेकिन 73वें संशोधन ने इसे एक ठोस नियम बना दिया। पंचायतों में कुल सीटों का कम से कम 1/3 यानी 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरक्षण केवल सामान्य पंचों के पदों तक सीमित नहीं है। ये नियम अध्यक्षों या चेयरपर्सन के पदों पर भी पूरी तरह लागू होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पंचायत का सरपंच हो, ब्लॉक का प्रमुख हो या पूरे जिले की जिला परिषद का अध्यक्ष, इन सभी बड़े पदों पर भी कम से कम 1/3 महिलाएं ही बैठेंगी। जी। और इन नोट्स में एक और बहुत ही बारीक बात है। जो आरक्षण एससी और एसटी वर्ग के लिए दिया गया है, उस कोटे के भीतर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। अच्छा, मतलब अगर किसी पंचायत में सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो उसमें से भी 1/3 सीटें उसी वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। बिल्कुल। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि समाज के सबसे पिछड़े तबके की महिलाएं भी सत्ता के सीधे केंद्र में आ सकें। जब एक महिला सरपंच बनती है ना, तो गांव की प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। हाँ, मैंने भी कई जगह पढ़ा है कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में पीने के पानी, लड़कियों के स्कूलों में शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय इसके कि कोई बड़ा सजावटी गेट या इमारत बना दी जाए। बिल्कुल। अब जब हमने चुनाव और आरक्षण को समझ लिया है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है, इन पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? दस्तावेजों के अनुसार पंचायतों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, पूरे 5 वर्ष का। लेकिन अगर किसी वजह से 5 साल पूरे होने से पहले ही पंचायत भंग हो जाए, तब क्या होगा? क्या फिर से राज्य सरकारें सालों तक चुनाव टाल सकती हैं? 1992 से पहले ठीक यही होता था, लेकिन अब अनुच्छेद 243E बहुत सख्त है। अगर पंचायत भंग होती है तो हर हाल में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। इसे किसी भी बहाने से अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। ये एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच है। और चुनाव लड़ने की उम्र भी तो कम की गई है ना? हाँ, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है, जबकि विधानसभा या लोकसभा के लिए ये 25 वर्ष है। इसका मतलब है कि कॉलेज से निकला हुआ एक युवा भी सीधे अपने गांव के विकास का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बताइए। मान लीजिए चुनाव हो गए, एक 21 साल का युवा या कोई महिला सरपंच बन गई, लेकिन असल में उनके पास काम करने की ताकत क्या है? वो सिर्फ आदेश मानेंगे या खुद कुछ कर सकते हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि बिना अधिकारों के तो पद सिर्फ एक कठपुतली बन के रह जाता है। इसीलिए संविधान पंचायतों को सिर्फ सरकारी योजनाओं को लागू करने वाली कोई एजेंसी नहीं मानता, वो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में देखता है। इन विषयों पर काम करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। जब हम इन 29 विषयों को देखते हैं तो ये बहुत ही जमीनी लगते हैं, जैसे कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। हाँ, अब मान लीजिए लघु सिंचाई का मामला है। राजधानी में बैठे किसी बड़े इंजीनियर को शायद ही पता हो कि किस गांव में पानी का ढलान किस तरफ है और चेक डैम कहाँ बनाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये बात तो गांव के किसानों को ही सबसे बेहतर पता होगी। एकदम सही। इसीलिए ये विषय सीधे पंचायतों को सौंप दिए गए हैं। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान। सिद्धांत रूप में तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि बिना वित्तीय आज़ादी और बिना पैसों के कोई पंचायत ना तो सड़क बना सकती है और ना ही स्कूल चला सकती है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचिए। सत्ता और जिम्मेदारी दे देना तो फिर भी आसान है, लेकिन खजाना सौंपना सबसे मुश्किल काम होता है। तो क्या राज्य सरकारें आसानी से पैसा दे देती हैं? संविधान निर्माता इस बात को समझते थे, इसलिए अनुच्छेद 243H के तहत पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य का विधानमंडल बाकायदा कानून बनाकर पंचायतों को कुछ कर, शुल्क और टोल लगाने का अधिकार देता है। जैसे गांव के हाट बाजार पर टैक्स लगाना या किसी स्थानीय मेले से शुल्क इकट्ठा करना। जी, वे इन पैसों को खुद जमा कर सकते हैं और सीधे गांव के विकास में लगा सकते हैं।
लेकिन भारत के बहुत सारे गांव तो बहुत छोटे हैं, वहां कोई बड़ा बाजार या मेला नहीं लगता, उनकी खुद की आमदनी तो ना के बराबर होगी। ऐसे गांवों के लिए भी प्रावधान है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को आर्थिक सहायता यानी ग्रांट्स दिए जाते हैं, ताकि पिछड़े गांव भी विकास में पीछे न रहें। लेकिन ये पैसा बटेगा कैसे? ये कौन तय करेगा कि किस पंचायत को कितना पैसा मिलना चाहिए? कहीं राजनीतिक पक्षपात तो नहीं होता? इसी पक्षपात को रोकने के लिए राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई है। ये कैसे काम करता है? हर 5 साल में राज्य के राज्यपाल इस आयोग का गठन करते हैं। इसका काम एक निष्पक्ष रेफरी की तरह है। ये आयोग तय करता है कि राज्य सरकार जो टैक्स वसूल रही है उसमें से कितना हिस्सा पंचायतों को मिलना चाहिए और किस फॉर्मूले के तहत बंटना चाहिए। मतलब पैसों का बंटवारा वास्तविक जरूरतों के आधार पर होता है, ना कि राजनीतिक पहुंच के आधार पर। बिल्कुल। अब हमारे पास पंचायत का ढांचा है, उनके पास काम है और पैसे का भी प्रबंध हो गया। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब चुनाव एकदम निष्पक्ष हो। स्थानीय राजनीति अक्सर बहुत उग्र होती है। हाँ, गुटबाजी बहुत होती है गाँव में। तो गांव के चुनाव बिना किसी दबंगई के कैसे सुनिश्चित किए जाते हैं? क्या केंद्रीय चुनाव आयोग ही ये चुनाव कराता है? नहीं, लोग अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान ने पंचायतों के लिए हर राज्य में एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग बनाने का निर्देश दिया है। जी, ये उस क्रिकेट के तटस्थ अंपायर की तरह है, जिसका दोनों टीमों से कोई लेना देना नहीं होता। गांव की वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर पंचायत चुनावों का संचालन और पूरा नियंत्रण इसी आयोग के पास होता है। और चूंकि ये एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए राज्य सरकार इसके कामकाज में दखलंदाजी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। इससे चुनाव प्रक्रिया हाईजैक होने से बच जाती है। ये पूरा सिस्टम बहुत ही मजबूत लगता है। लेकिन भारत की विविधता को देखते हुए क्या ये एक ही नियम पूरे देश पर आंख मूंद कर लागू किया जा सकता है? यही तो भारतीय संविधान की खूबी है, व्यवहारिकता। इस भाग 9 में कुछ विशेष प्रावधान और सीमाएं भी रखी गई हैं। यह कानून पूरे भारत में एक समान रूप से लागू नहीं होता। हाँ, इन नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि ये कानून नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में लागू नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर की इन राज्यों और कुछ अन्य जनजातीय क्षेत्रों में पहले से ही अपनी पारंपरिक स्वशासन प्रणालियां बहुत मजबूती से काम कर रही थीं। मतलब उनके अपने स्थानीय नियम और पंचायतें। हाँ, जनजातीय परिषदें वे अपने समुदायों को अपने रीति रिवाजों के हिसाब से चलाते हैं, तो उन पर बाहर से ये नया पंचायत सिस्टम थोपने के बजाय उन्हें इस कानून से छूट दे दी गई। ये सच में एक बहुत ही सम्मानजनक और परिपक्व कदम है। इसके अलावा एक और सीमा का जिक्र है, न्यायालयों के दखल से जुड़ी हुई। जी, अनुच्छेद 243(o). दस्तावेजों के अनुसार परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने और सीटों के आवंटन जैसे मामलों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है। अदालतों को इससे बाहर क्यों रखा गया? इसके पीछे बहुत ही ठोस वजह है। मान लीजिए चुनाव होने वाले हैं और कोई व्यक्ति चुनाव टालने के मकसद से कोर्ट चला जाए कि उसके वार्ड की सीमा ठीक नहीं है, या फिर आरक्षण का रोस्टर सही नहीं है। हाँ, अगर अदालतें हर ऐसे मामले में रोक लगाने लगें तो भारत जैसे देश में जहां लाखों पंचायतें हैं, चुनाव कभी समय पर पूरे ही नहीं हो पाएंगे, पूरी प्रक्रिया ठप पड़ जाएगी। कानूनी दस्तावेज नहीं है, इसने ग्रामीण भारत की पूरी राजनीतिक और सामाजिक वास्तुकला को बदल के रख दिया है। बिल्कुल। इस एक संशोधन ने उन लोगों को नीति बनाने के एकदम केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, जो सदियों से सिर्फ हाशिए पर थे। चाहे वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हों या फिर महिलाएं, प्रशासन दूर किसी राजधानी के बंद कमरों से निकलकर गांव की उस चौपाल तक आ गया है, जहां जवाबदेही तुरंत होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को रोज देखती है और सीधे सवाल कर सकती है। ये आज भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे मजबूत रीढ़ है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की सच में एक शानदार कहानी है। ये देखना अद्भुत है कि कैसे एक कानून समाज को नया आकार दे सकता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? आज हमने देखा कि ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और फैसले लेते हैं। लेकिन आज हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन देश के हर दूर दराज के गांव तक पहुंच चुके हैं, क्या यह संभव है कि भविष्य में तकनीक इस ग्राम सभा और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप पूरी तरह से बदल कर रख दे?
कल्पना कीजिए कि नीतियां तय करने या गांव का बजट पास करने के लिए लोगों को चौपाल पर इकट्ठा होने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब वो सीधे अपने स्मार्टफोन से वोट करके गांव के फैसले लेने लगे हैं? बिल्कुल। तकनीक और लोकतंत्र का यह संगम कैसा होगा, यह एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। ये सच में भविष्य की एक बहुत ही रोमांचक तस्वीर है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शिक्षा दर्पण अकेडमी की इस विशेष सीरीज को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।